माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आमंत्रित है कि हम सबको सानिध्य प्रदान। मंच पर विराजमान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र रावत जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, मुझे यहाँ आने के लिए आग्रह भी किया, प्रेरित भी किया, बाध्य भी किया। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा गंगवाल जी, मेजर जनरल एएस रावत जी, निवर्तमान महापौर सुनील उनियाल जी, विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष श्री विजय जी, पद्मश्री आरके जैन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान जी, अभी मंच संचालन कर रहे डॉक्टर पुरोहित जी, और छात्र जीवन से हमारे मित्र और वरिष्ठ रहे मयंक गुप्ता जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाई, आज हम जिस अवसर पर और जिस स्थान पर एकत्र हैं वो अपने आप में बहुत सारे संकेतों को निहित करता है। जनरल बिपिन रावत जी के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे। मुझे थोड़ा उनके साथ व्यक्तिगत बातचीत के बहुत अवसर मिले, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस का भी सदस्य था, और तब वो आते थे, और चूंकि वो सीडीएस थे तो हर चीज़ में कोई अगर तीखा प्रश्न होता था तो मानी हुई बात है, सेना की तरफ से या डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बैठा है वही उसका सही और सटीक जवाब देंगे। और वैसे वो डिफेंस कमेटी इसलिए भी चर्चा में रहती थी क्योंकि श्री राहुल गांधी जी भी उसी डिफेंस कमेटी में सदस्य थे, मतलब हैं अभी भी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न, और ज़रूरत पड़ने पे ऐसा नहीं है कि जो आप प्रिपेयर करके आए हैं उत्तर वही प्रश्न आएंगे। तो मैंने देखा कि बिपिन रावत जी के पास संपूर्ण विषयों का इतना ज्ञान ऑफ हैंड था कि जैसे एजेंडा मीटिंग का तय है, अब एजेंडा का बियॉन्ड कोई क्वेश्चन कर लिया गया। अभी थोड़ी देर पहले साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही थी तो मैं बता रहा था कि अचानक मतलब चूंकि कमेटी के अंदर की बातों के कोई डिटेल बताना उचित नहीं है, पर कुछ सदस्यों ने कहा कि हमें साइबर सिक्योरिटी का डिटेल चाहिए, चाइना स्पेसिफिक हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो लोग आते हैं उत्तर देने के लिए, सचिव या अन्य लोग, वो कहते हैं साहब इस विषय पे हमें समय दिया जाए और हम प्रिपेयर करके बताएंगे। मगर जनरल बिपिन रावत को मैंने देखा कि वो तुरंत उसका जवाब पूरा डिटेल में देने लगते थे, और फिर एक बार तय हुआ कि वो पूरी भारत की डिफेंस के बारे में किस ढंग से हमारी स्ट्रेटेजिक तैयारियाँ हैं उसके विषय में वो बताएंगे। तो मुझे इस बात का आभास हुआ, और फिर उनसे व्यक्तिगत चर्चा भी बहुत बार हुई। तो ये भी एक संयोग देखिए कि वो भारत के पहले सीडीएस थे। अब देखिए जो व्यक्ति पहला हुआ अब उसका स्थान तो अलग हो जाता है। अब हिमालय की में एवरेस्ट की चोटी पे बहुत लोग चढ़े, मगर शेरपा तेन सिंह और हिलरी का जो नाम हो गया फिर वो तो इतिहास में अलग हो गया। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत लोग उस दायित्व का निर्वहन करेंगे, परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विचार था कि तीनों सेनाओं का एक कंबाइंड इक्वेशन, जैसे इसका कई बार आपके मन में बात आता होगा सीडीएस का कार्य क्या है। उदाहरण के लिए कि अगर हेलीकॉप्टर खरीदने हैं तो ज़रूरत पड़ने पर वो हेलीकॉप्टर आर्मी को भी ज़रूरत होती है, नेवी को भी ज़रूरत होती है, एयरफोर्स को भी ज़रूरत होती है। अब अगर तीनों अलग अलग खरीदें उसकी बजाय इस ढंग की चीज़ों का एक जगह के ऊपर तय हो जाए और एक जगह पे पूल हो जाए तो वो कार्य बहुत आसान भी हो जाता है। और इसके साथ साथ जो लोग यहाँ डिफेंस से जुड़े उनको पता होगा कि थिएटर कमांड्स अब भारत में बन रहे हैं, जो लगभग दुनिया की हर एडवांस कंट्री जो बड़े देश हैं उनके अंदर वो थिएटर कमांड्स हैं। तो सीडीएस का गठन मैं कह सकता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सबसे बड़े और ऐतिहासिक निर्णयों में से एक था, और उस ऐतिहासिक निर्णय में अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर नियति ने बिपिन रावत जी को दिया था। और उनके प्रति श्रद्धांजलि देते हुए हम ये कह सकते हैं कि तुम गए तब से न सोई एक पल गंगा तुम्हारी, फिर न निकली बाग से हंसते गुलाबों की सवारी। जब तलक जिंदा कलम है हम तुम्हें मरने न देंगे, मौत कितने रंग बदले ढंग बदले हम तुम्हें मरने न देंगे। अब उनका जो प्रमुख भूमिका है वो एक योद्धा के रूप में है।
और यहाँ हमें विषय भारत की ज्ञान परंपरा। अब पहले यही देख लीजिए, भारत की ज्ञान परंपरा और युद्ध में क्या संबंध था। बहुत से हमारे आज के ज़माने में जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल हैं, वो भारत के बारे में बहुत आक्षेपित करने वाली बातें, भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत ही आक्षेपित करने वाली बातें करते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे फ्रेज हैं जिनसे आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, जैसे लेफ्ट लिबरल। एक दुनिया में कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो, जहां बोलने की स्वतंत्रता हो। लेफ्ट कभी लिबरल हो ही नहीं सकता। कोई कहे कि मैं लेफ्ट लिबरल हूं तो उसका मीनिंग ये होगा कि कोई कहे आई एम ए डिवाउट एथीस्ट, यानी मैं एक भक्त नास्तिक हूं। ये कहना जितना बड़ा विडंबना है उतना ही बड़ा ये कहना कि मैं लेफ्ट लिबरल हूं। अब देखिए वो भारत के विचार के बारे में क्या कहते हैं। भारत में युद्ध और वेस्टर्न कंट्रीज में युद्ध, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। और ये मैं दो उदाहरणों के साथ आपको बताता हूं। आप सब ने कर्नल जेम्स टॉड का नाम सुना होगा। उन्होंने बड़ी एक फेमस किताब लिखी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। भारत के बारे में, भारतीय राजाओं की युद्ध नीति के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी। और उन्होंने भारत की बहुत सी मार्शल रेसेस का वर्णन किया, तो भारत की बहुत सी जातियों का, समुदायों का वर्णन किया। तो उनसे एक बार पूछा गया कि साहब आपने भारत के तो बहुत से समुदायों का वर्णन किया है, परंतु मतलब उसमें उन्होंने सिख, राजपूत, जाट, गोरखा, डोगरा, बहुत सारे लोगों के वर्णन किए, लोग इस जंग से लड़ते थे। उन्होंने कहा आपने उन वर्गों के बारे में क्यों नहीं लिखा जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा इलाका जीता। हून्स थे, गोथ थे, वंडाल्स थे, टर्क्स थे। तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्शल रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, नॉट द बारबेरिक रेसेस ऑफ द वर्ल्ड। ये अंतर था भारत की सोच और उसमें। और उन्होंने लिखा है कि भारत के जो हिंदू राजा थे, इनके लिए लगता था युद्ध जीने मरने का प्रश्न नहीं होता था। उन्होंने कहा सिर्फ दुनिया में यही एक ऐसी लड़ाई होती थी जिसमें जीतने वाला राजा हारने वाले का सर तन से जुदा नहीं करता था। उन्होंने कहा यहां पे वो हारता था और छोड़ दिया जाता था। तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि ऐसा लगता है कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लड़ाई लड़ते थे, शक्ति प्रदर्शन के टूर्नामेंट की तरह वो लड़ाई लड़ते थे कि युद्ध हुआ, उसके बाद समाप्त और सब अपनी जगह चले गए। ये थी हमारे यहाँ युद्ध की मर्यादा और हमारी युद्ध की सोच। दक्षिण भारत का उदाहरण देता हूं। केरल के एक बड़े राइटर हुए पद्मनाभन मेनन। उन्होंने अपनी किताब जब हिस्ट्री ऑफ केरला लिखी है, तो जब केरल के जामरिन राजाओं के साथ पुर्तगालियों का शांति वार्ता विफल हो जाती है और यह तय हो जाता है कि युद्ध होना है, तो अब केरल के जामरिन राजा उनको ये बताते हैं कि हमारे युद्ध के नियम क्या हैं। तो वो ये कहते हैं कि पहला नियम ये है कि युद्ध किसी दूर मैदान में होगा। दूसरा नियम ये है कि हम नगाड़ा बजाएंगे और आप जब रिस्पॉन्ड करेंगे तभी हम अटैक करेंगे, हम बगैर चेतावनी दिए किसी पर अटैक नहीं करते। तीसरा ये है कि जो घायल हो जाएगा, युद्ध में गिर जाएगा, पीठ दिखा देगा, उस पर अटैक नहीं करेंगे। उन्होंने कहा चौथा नियम यह है कि युद्ध में कोई भी जीते, जनता के साथ कोई अत्याचार नरसंहार नहीं होगा। पांचवा नियम यह है कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता, अशोभनीय व्यवहार नहीं होगा। तो कहा गया है कि वो पुर्तगाली राजाओं ने कहा कि दे आर टॉकिंग अबाउट ए वॉर और दे आर टॉकिंग अबाउट ए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। मगर ये हमारी युद्ध की मर्यादा थी और यह हवा में नहीं है। आज भारतीय सेना जो वर्ल्ड की जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में जाते हैं, उनमें मानवाधिकार हनन के अगर नगण्य उदाहरण किसी सेना के विरुद्ध लगते हैं आरोप, तो वो भारत की सेना है। क्योंकि हम उस परंपरा से आते हैं जो कभी इसमें विश्वास नहीं करती हो, फिर भी किसी के मन में संदेह हो। तो मैं बता देना चाहता हूं, इस विषय के ऊपर विश्व में एक बड़ी विधिवत स्टडी हुई है। एक हवाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है R.J. रमन। उन्होंने विगत 2500 वर्षों में विश्व के भिन्न भिन्न देशों में युद्ध में मारे गए लोग और युद्ध के बाद विजेताओं के द्वारा नरसंहार में मारे गए लोगों के बारे में 20-25 साल रिसर्च करके एक बड़ा ऑथेंटिक डाटा तैयार किया है। आप लोग जाकर उसको सर्च भी कर सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं, किताब खरीद के पढ़ भी सकते हैं। 2500 साल का सबसे डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री वर्ल्ड की टोटल अवेलेबल है। और उन्होंने एक एस्टिमेट निकाला है कि इन 2500 सालों में मिनिमम 90 करोड़ से लेके 1 अरब 40 करोड़ लोग केवल युद्ध में या सरकारों के द्वारा मारे गए।
यानी अगर औसत मान लें तो 1 अरब 20 करोड़ लोग दुनिया में नरसंहार के द्वारा मारे गए हैं। पर महत्वपूर्ण बात जानते क्या है? वो ये कहते हैं भारत ही दुनिया का इकलौता देश है जहां 13वीं शताब्दी से पहले किसी युद्ध में नरसंहार का कोई उल्लेख नहीं आता है। केवल उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं, एक कलीम की लड़ाई और एक दक्षिण भारत में कोई तथी की लड़ाई थी। उसने कहा इसमें भी मरे हुए लोगों की संख्या कुछ हजार में है, लाखों में नहीं, और इनमें राजा पश्चाताप करता हुआ दिख रहा है और समाज में उसकी अप्रतिष्ठा होती दिख रही है। तो उन्होंने कहा इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां 13वीं सेंचुरी से पहले कोई मैसेकर नहीं होता था। तो ये मैसेकर की परंपरा उसके बाद हमारे बाद में आई है। 13वीं शताब्दी में क्या हुआ है सारी दुनिया को पता है कि उसके बाद भारत में क्या परिवर्तन हुआ। मगर अफसोस की बात यह है कि आज भी आप देखिए, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने न किसी पे इन्वेजन किया और न किसी का कन्वर्जन किया, न हमने किसी पे कैप्चर करने की कोशिश की, न किसी का नरसंहार करने की कोशिश की। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो युद्ध जानते कैसे जीतता था। आप सबको ने अगर सुना हो कि चाइना के एक बड़े फेमस थिंकर हुए हु शी, बल्कि मैं आपको इसमें एक उदाहरण के साथ भी बताना चाहता हूं। आजकल इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। तो आपको याद हो कि जब शी जिनपिंग भारत आए थे तो मोदी जी उनको महाबलीपुरम ले गए थे। तो लोग कहते हैं महाबलीपुरम में जाके काहे नारियल का पानी पिला रहे थे उनको। अब महाबलीपुरम का कनेक्शन क्या है? वहां एक पल्लव राजा हुए थे जो बौद्ध भिक्षु बन गए थे, और बौद्ध भिक्षु बनने के बाद उनका नाम हो गया था बोधि धर्म। वो बोधि धर्म चाइना गए और चाइना में उनका नाम हो गया दामो, और चाइना में ज़ेन बुद्धिज्म के वो सबसे बड़े पैट्रियार्क के रूप में जाने गए। और एक समय ऐसा आया कि 80 से 90% चीन ज़ेन बुद्धिज्म को फॉलो करता था। और ये आप सोचिए वो कौन था? वो महाबलीपुरम के राजा थे। यानी एक प्रकार से उन्होंने शी जिनपिंग को दिखाया, देख भाई, यहां से वो लोग गए थे जिनको आप अपना पैट्रियार्क और पितामह मानते हैं। और इसीलिए हु शी ने लिखा कि इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड चाइना फॉर मोर देन 2000 ईयर्स विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। ये हमारी खासियत थी। अब देखिए, मैंने एक जगह पढ़ा था, क्योंकि मेरे पास उसका डिटेल रेफरेंस नहीं अवेलेबल है, तो मैं अभी उसका रेफरेंस के साथ कोट करने की स्थिति में नहीं हूं, कि माओ की मुलाकात जब नेहरू जी से हुई 1954 में पहली बार, तो ये कहा जाता है कि माओ ने उनसे कहा कि यू नो व्हाट इज द बिलीफ इन आवर कंट्री रिगार्डिंग योर कंट्री। तो नेहरू जी ने कहा क्या? तो उन्होंने कहा इन आवर कंट्री मीन्स इन चाइना द बिलीव इज दैट इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ यू हैव टू बी बोर्न इन इंडिया। आप सोचिए ये, और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप जाके चेक कर लीजिएगा। एंशियंट टाइम में चाइनीज लैंग्वेज में इंडिया का नाम जानते क्या है? तियानजू, TIANZHU। जो जाऊ शब्द है चाइना में वो ऐसे होता है जैसे हमारे यहाँ पुर है, नागपुर, जयपुर, कोल्हापुर, कानपुर, वैसे वहां जाऊ का मतलब होता है केंद्र या स्थान। और तियान का अर्थ होता है स्वर्ग। तियानजू का मतलब हुआ स्वर्ग का केंद्र या स्वर्ग का स्थान। ये चीनी भाषा में, प्राचीन चीन में भारत का नाम था। और ये माना जाता था, चीन में एक कहावत होती थी, ये मुझे खुद चाइनीज एम्बेसी के पॉलिटिकल काउंसिल ने बताया था, कि एंशिएंट चाइना में और विलेजेस में अभी भी लोग ये कहते हैं कि वहां एक कहावत रहती है कि नॉलेज कम्स फ्रॉम वेस्ट, फ्रॉम अक्रॉस द माउंटेन। हिमालय है ना उनके वेस्ट में, इसीलिए जितने चाइनीज ट्रेवलर आए, वेनसोंग आया, फाहियान आया, इत्सिंग आया, सब भारत में ज्ञान प्राप्त करने। तो आप ये समझिए, हम तो वो थे जिसने किसी का सर कलम करने की कोशिश नहीं की, इसके बावजूद सबके सर श्रद्धा से भारत के आगे झुकते थे, भय से भारत के आगे नहीं झुकते थे। और जब हम ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो एक छोटा सा उदाहरण, हम यहाँ उत्तराखंड की धरती पे बैठे हुए हैं। देखिए, अभी केदारनाथ के पट बंद हुए पिछले महीने,
कब पट बंद होते हैं? जब सूर्य वृश्चिक राशि में आते हैं। कब पट खुलते हैं? जब सूर्य वृष राशि में जाते हैं। ये क्रम तो हजारों वर्षों से चला रहा है। ये बताइए, सन के मूवमेंट का इतना सटीक जानकारी थी किसी को 400 साल पहले? 1633 में आप गैलीलियो को फांसी दे रहे थे इस बात के ऊपर कि सन रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। उसने कह दिया है कि ये गलत है, इट इज अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, 1633। और हमारे यहाँ तो ये पूजा कितने हजार साल से चलती चली आ रही। उसके बाद जिन्होंने फांसी दी उन्होंने हमको बताया कि आप अवैज्ञानिक हैं और हम वैज्ञानिक हैं। और इतना ही नहीं, आप में से बहुत से लोगों को ना पता होगा कि गैलीलियो का नाम चर्च के द्वारा घोषित अपराधियों की सूची में दर्ज हुआ 1633 में। और वो जानते हैं कब तक रहा है? 1992 तक रहा है। पोप जॉन पॉल II ने उसका नाम हटवाया। यानी जब मनुष्य स्पेस में पहुंच गया, यूरी गैगरिन 1961 में स्पेस में पहुंच गया, 1969 में आदमी चांद पे पहुंच गया, और तब भी उसका नाम चर्च के नजर में अपराधियों की सूची में इस आधार पर था कि उसने कहा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यह गलत है। आप सोचिए, उन लोगों ने हमें समझाया है कि आप अवैज्ञानिक हैं और हम वैज्ञानिक हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे आप देखिए, अभी मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है। अब ये मकर संक्रांति का पर्व किस आधार के ऊपर होता है? कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण जाता है, और ये पर्व भी हजारों सालों से मनाया जा रहा है। महाभारत में उल्लेख है कि पितामह भीष्म ने उत्तरायण सूर्य का प्रतीक्षा की अपने प्राण छोड़ने के लिए। अब ये सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन कैसे होता है कि अगर अर्थ एकदम सीधी होती तो कभी नॉर्थ और साउथ में चेंज आता ही नहीं, तो इस धरती पे जीवन भी नहीं होता, क्योंकि इक्वेटर के आसपास तो इतनी गर्मी होती कि वो एक रेगिस्तान बन जाता। नॉर्थ और साउथ पोल इतने ठंडे होते कि वो बर्फीले रेगिस्तान बन जाते, ना मौसम बदलता ना जीवन होता। बट चूंकि 23.5 डिग्री का एक्सियल टिल्ट है, इसकी वजह से आधे टाइम सदर्न हेमिस्फीयर पे और आधे टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर वो रेस पड़ती हैं, और वो ट्रांजिशन फ्रॉम सदर्न टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है जनवरी के महीने में। ये दक्षिणायन से उत्तरायण जाने की प्रक्रिया होती है। ये हमारे यहाँ हजारों साल से, इसका मतलब हमें मूवमेंट ऑफ सन, मूवमेंट ऑफ अर्थ, एक्सियल टिल्ट एंड इट्स ट्रांजिशन ऑफ सन फ्रॉम सदर्न टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बहुत जमाने से पता था। मगर इसके बावजूद हमें समझाया जाता है कि साहब हम जो थे, हमारे अंदर ज्ञान कम था। एक और भी उदाहरण देना चाहता हूँ, यहाँ देहरादून में है, इसकी संबंध आचार्य द्रोण से माना जाता है। और जब आचार्य द्रोण की, और देखिए जनरल बिपिन रावत जी की स्मृति में है, यहाँ पे मैं यद्यपि बात पहले बोल चुका हूँ, यहाँ पर एक बार पुनः रिपीट करना चाहता हूँ। आचार्य द्रोण के बारे में बहुत आक्षेप लगाया जाता है कि एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था, और इसके लिए बहुत आपत्ति की जाती है। मगर मैं अगर आप में से पूछूं, आप में से कितने लोगों ने महाभारत में एकलव्य का प्रकरण स्वयं पढ़ा है? यदि यह भी पूछा जाए कि एकलव्य का उल्लेख महाभारत के किस चैप्टर में, तो हम में से किसी ने नहीं पढ़ा। बट दिमाग में एजेंडा की तरह कुछ चीजें भर दी जाती हैं और हम मान लेते हैं। महाभारत के वन पर्व में एकलव्य का उल्लेख है। प्रसंग यहाँ पे आता है कि एक कुत्ता है जिसके मुंह में बाण भरे हुए हैं। अर्जुन उसको देखते हैं, और जब बाण निकालते हैं तो उसके मुंह में कहीं पर भी घाव नहीं हुआ है। तो अर्जुन चौंक जाते हैं, कहते हैं सामान्य बाण नहीं है, तो दिव्य अस्त्र है। ये दिव्य अस्त्र चलाना किसको आता है? तो एकलव्य सामने आता है। दिव्य अस्त्र का मतलब क्या हुआ? अब कोई कहेगा ये तो कहानी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुंह में बाढ़ जाए और जरा भी खरोंच ना आए? ये वैसे ही है जैसे केवल आज से 75-80 साल पहले जब एयरफोर्स बम्बार्डिंग करती थी तो कारपेट बॉम्बिंग होती थी। सीधे जाके किसी शहर के ऊपर बम्बार्डिंग कर दिया, जिस बिल्डिंग में गिरना हो गिरे, हमसे कोई मतलब नहीं। अब क्या है? प्रिसाइज गाइडेड आता है मिसाइल। इस बिल्डिंग पे गिरना है तो इसी बिल्डिंग पे गिरेगा, अगल बगल पे नहीं गिरेगा। इस बिल्डिंग के इस फ्लोर पे जाना है तो उसी फ्लोर पे हिट करेगा, और उस फ्लोर के उस कमरे पे जाना है तो उसी कमरे पे हिट करेगा। इट इज प्रिसाइज टू द मीटर्स। ये बात 100 साल पहले बकवास लग सकती थी किसी को कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसी प्रकार अगर किसी के मुंह में कोई बाण गया और उसने किसी प्रकार का घाव नहीं किया, इट मीन्स इट्स मूवमेंट इज प्रिसाइज एंड कंट्रोल टू द माइक्रोमीटर, देन इट बिकम्स अ वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन। तब वो जब एकलव्य प्रकट होता है तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुमने किससे सीखा? तो कहता आपसे सीखा। तो कहते मैं तो तुम्हें पहचानता नहीं, बालक तुम अपना परिचय दो।
और वो परिचय में कहता है, मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य। He was son of the chief of the armed forces of मगध। तो मेरे भाई, अगर तुम ये कह रहे हो कि वो सीधा साधा ट्राइबल था इसलिए उसका अंगूठा काट लिया गया, तो ये क्यों नहीं कह रहे हो कि ट्राइबल वॉज द चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेज? ये छुपा लिया, आधा सेंटेंस छुपा लिया कि साहब ये तो नहीं बताना। तो इसका मतलब बिल्कुल इक्वलिटी थी और सबको अपनी क्षमता के अनुसार स्थान पाने का अधिकार था। अब आप ये कहेंगे कि दिव्य अस्त्र चलाना का अधिकार सिर्फ राजा के पास था। यानी ये कौन सी बात होती? क्यों नहीं चला सकता अगर कोई व्यक्ति के पास आ जाए? उसको इंश्योर करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया गया ताकि डिवाइन वेपन, दिव्य अस्त्र मतलब जो हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन है, वो कोई और नहीं चला सकता। अब अगर आप देखें तो आज दिव्य अस्त्र की कैटेगरी में क्या है? न्यूक्लियर वेपन, एटॉमिक वेपन किसके पोजीशन में होते हैं? आर्मी के पोजीशन में, डिफेंस फोर्सेस के पास। बट डज सीडीएस हैज अथॉरिटी टू लॉन्च दैट न्यूक्लियर वेपन? नो। The authority vested in nuclear command authority under the cabinet committee on security is headed by the prime minister. तो रूल तो आज भी ये है कि सेनाध्यक्ष नहीं चला सकता, and it is ensured by nuclear button और वो जो कोर्ट्स होते हैं। अब आइए, द्रोणाचार्य की मृत्यु कैसे हुई? जब उनको अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिलता है, अश्वत्थामा की मृत्यु का, तो उन्हें क्रोध आता है। वो कहते हैं अभी मैं ब्रह्मास्त्र का आह्वान करता हूं और पूरी सेना को समाप्त कर दूंगा। परंतु जैसे ही वो आह्वान करते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, भारद्वाज ऋषि समेत उनके पूर्वज प्रकट होकर कहते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मर्यादा का अतिक्रमण है। आपको ये ज्ञान है, बट यू आर नॉट द ओनर एंड एग्जीक्यूटर ऑफ दिस नॉलेज, यू आर जस्ट ट्रस्टी ऑफ दिस नॉलेज। आपका काम सिर्फ राजा को सिखाना है, चलाएगा राजा ही। और मुझे लगता है अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, महाभारत सीरियल में भी एपिसोड दिखाया गया है, अगर किसी ने ना पढ़ा हो। अगर आप नेट पे भी जाके सर्च करेंगे कि एकलव्य का पिता कौन था तो आपको मिल जाएगा। अब समझिए, द्रोणाचार्य के सामने दो ही ऑप्शन थे, या तो वो मर्यादा तोड़ दे कि दिव्य अस्त्र सिर्फ राजा ही चलाएगा, या फिर मर्यादा का पालन करें तो युद्ध छोड़ दें, क्योंकि बेटे की मृत्यु का बदला तो नहीं ले सकते बगैर उसको चलाए। तो आखिर वो मर्यादा नहीं तोड़ते हैं, निराश होकर अस्त्र शस्त्र छोड़ के जमीन पे बैठ जाते हैं, उनका सर काट दिया जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि दिव्य अस्त्र का संधान सिर्फ राजा करेगा, इसको इंश्योर करने का के लिए एकलव्य का अंगूठा कटा, तो इसी सिद्धांत को इंश्योर करने के लिए द्रोणाचार्य का सर कटा। आज के कॉन्टेक्स्ट में द्रोणाचार्य क्या है? न्यूक्लियर वेपन कौन बनाता है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और जो हमारे वेपन्स बनाते हैं डीआरडीओ। तो 10 चेयरमैन ऑफ द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज अथॉरिटी टू लॉन्च? नो। डिसीजन विल बी टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर इन द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो साहब एक तरीके से समझ लीजिए कि एकलव्य वो सीडीएस एंड द्रोणाचार्य was चेयरमैन ऑफ द डीआरडीओ, चेयरमैन ऑफ द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन। मेरे भाई, जो रूल तब था वही रूल आज है, मगर आपने हमारे दिमाग में ग्लानि भर दी है। मतलब सोचिए कि किस ढंग की ग्लानि हमारे दिमागों में भर दी गई है। आप देखें, एकदम डिट्टो सिमिलरिटी है, जो रूल तब था वही रूल आज है। और उसको इंश्योर करने के लिए आज भी अगर कोई ऐसी चीज आ जाए कि आपने लॉन्च किया, तो उसके ऊपर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो होती है। ये मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि किस प्रकार की बातें। और एक और बात समझिए, आपने द्रोणाचार्य की वो भी कथा सुनी होगी कि बेटे को पिलाने के लिए दूध नहीं था उनके पास, तो आटा घोल के पिलाया। मतलब जिसको पास इतना बड़ा नॉलेज है, वो पैसे की कमी में वो जाके मार्केट में नहीं बैठ गया, हाँ भाई जो पैसा दे दे उसको दे देंगे। नहीं, कहाँ गए? राजकुमारों के पास ही गए। तो कई बार क्या होता है, हमारे दिमागों में कुछ चीजें ऐसी भर दी जाती हैं कि हम उस सिस्टम के कारण बहुत सी चीज समझ नहीं पाते। और अब तो स्थिति और आगे हो गई है। अब तो साहब ऐसे भी लोग आ गए हैं जो कहते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। ऐसे लोग आ गए हैं जो ये कहते हैं कि डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है, वायरस है, वगैरह वगैरह तमाम प्रकार की बातें। अब अगर आप सिर्फ एक छोटी सी बात देखें, हमारे यहाँ कोई भी कार्य होता है, कोई भी, आप देखें हरिद्वार में कुंभ मेला होता है,
कुंभ मेला कितने साल में एक बार होता है? 12 वर्ष में एक बार। वो बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य, तीनों की एक पर्टिकुलर पोजीशन के आधार के ऊपर चारों जगहों पे कुंभ होता है। हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और प्रयाग में। आप में से बहुत से लोगों ने ध्यान दिया हो, जैसे प्रयाग में होता है जब बृहस्पति वृष राशि पे होते हैं, उज्जैन में होता है जब बृहस्पति सिंह राशि पे होते हैं। इसलिए आपने ध्यान दिया हो उज्जैन के कुंभ को अक्सर सिंहस्थ कहते हैं। वो सिंहस्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें बृहस्पति सिंह राशि पे होते हैं। अब आप ये बताइए, ये 12 साल का रोटेशन पीरियड, हमारे सारे कार्य एकदम उसके अकॉर्डिंग होते हैं। अभी हमने दीपावली मनाई, तो ये कार्तिक मास की अमावस्या को होती है। एंगुलर मोशन के हिसाब से उस समय सबसे ज्यादा दूर के फार्देस्ट डिस्टेंस के ऊपर धरती होती है सूर्य से, इसलिए वो एक डार्केस्ट नाइट होती है। उस डार्केस्ट नाइट में ही हम ज्योति का पर्व मनाते हैं। हमारे सारे कैलकुलेशंस, मतलब आप यूं समझिए, कई बार आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा, हमारे यहाँ 3 बातें कही जाती हैं: पर्व और त्योहार और उत्सव। कभी आपने इनका फर्क ध्यान दिया है? उत्सव जानते क्या होता है? उत्सव कोई भी चीज है जहां प्रसन्नता की विषय हो तो वो उत्सव हो जाता है। किसी का जन्म हुआ था, ये उत्सव है। अगर आप देखें तो विवाह को उत्सव कहते हैं। मगर पर्व जानते क्या होता है? जैसे कुंभ को पर्व कहते हैं। पर्व और उत्सव में अंतर है कि उत्सव एक इवेंट से रिलेटेड है और उस इवेंट की खुशी का रिप्रेजेंटेटिव है। पर्व एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट से रिलेटेड है। जितने भी पर्व हैं वो ग्रहों की पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर ही होंगे, तो इट इज हैविंग एन एस्ट्रोनॉमिकल कोनोटेशन। तो सारे पर्व उन्हीं चीजों को कहते हैं जिनमें कोई ना कोई ग्रहों की गति से संबंध है। तो अब आप ये समझिए कि ग्रहों की गति की इतनी गहरी जानकारी हमको थी, तब तो जाके हम उसमें ये बात बता पाए। अब एक और बात पे आ जाइए, आज एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आने लगी है। जैसे पहले पैथोलॉजी आई तो ब्लड टेस्ट के द्वारा पता लगता था कि डिजीज डिटेक्शन हो सकती है। फिर उसके बाद आगे बढ़े, सर्जरी आई। अब उसको हम काट सकते हैं, सर्जरी करके उसको ठीक कर सकते हैं। फिर एंटीबायोटिक्स आई, फिर जेनेटिक्स आई। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप देखते होंगे, अब कहा जाता है कि बच्चे पैदा हों तो उनका एम्बिलिकल कॉर्ड संभाल के रखिए, कहा जाता है ना। आप लोग उसको बैंक बना के रखने में क्यों? वो कहते हैं साहब इसके अंदर के जो स्टेम सेल है, उस स्टेम सेल के मॉलिक्यूलर और डीएनए का एनालिसिस करके ये बताया जा सकता है कि इस बच्चे को भविष्य में किस किस प्रकार की बीमारी होने की संभावना है। और इतना ही नहीं, किस उम्र में यह बीमारी होने की संभावना है ये भी बताया जा सकता है। यानी हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है कि लिवर की, किडनी की, और अराउंड व्हाट एज। तो आप पहले से प्लान कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल और अदर चीजों को, और ये ध्यान में रखिए कि फ्यूचर में मुझे इस प्रकार की बीमारी होने की पॉसिबिलिटी होगी। ये तो साइंस कह रही है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, दैट इज व्हाट? दैट इज अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। उसी के आधार पर तो ये डिसीजन है। अब हमारे यहां कहा गया यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एटम्स के पैटर्न के बेस के ऊपर आप बता सकते हैं कि इसे भविष्य में कौन सी बीमारी होगी और कब होगी, तो आकाश में देखकर ग्रहों के भी एक पर्टिकुलर पैटर्न के आधार के ऊपर, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी तो सेम है, जो यहाँ है वही कॉस्मिक एनर्जी वहां है, तो ये देख के क्यों नहीं बताया जा सकता इसको कौन सी बीमारी होगी और कब होगी? और फिर भी किसी के मन में संदेह हो तो ये बताइए, हमारे शरीर में कितने परसेंट पानी है? 70%, और 30% मास है। इस धरती में कितने परसेंट पानी है? एग्जैक्ट 70%, और 30% लैंड है। अब आप ये समझिए, चंद्रमा का मूवमेंट होता है तो समंदर के पानी पे असर पड़ता है, मगर हमारे शरीर के पानी पे असर नहीं पड़ता होगा। Does this thing sounds logical? और ब्रेन में तो 90% पानी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारे ज्ञान के आयाम इतने व्यापक थे। अब दूसरा उदाहरण समझिए, हम पूजा में केवल जो चीजें यूज करते हैं, केवल पूजा में हल्दी, अब तो उसका पेटेंट भी कराया गया। क्या कहा गया कि साहब ये स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, तो जमाने से पता है। तुलसी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। अब अगर आप यूज करें बरगद का पेड़, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को निकालता है।
आंवला का यूज करते हैं, स्ट्रांग इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, ये सिर्फ पूजा में प्रयोग होने वाली चीजें हैं। गाय का दूध यूज करते हैं तो उसमें A2 मिल्क है जिसमें कि गुड कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा होता है। गंगा जल का प्रयोग करते हैं तो गंगा जल में ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है। उसमें तरह तरह की थ्योरी देते हैं कि साहब वो हिमालय में आप ऐसे क्षेत्रों से आती है जहां पर कि नेचुरल प्रोसेसिंग हो जाती होगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो पूजा में हम प्रयोग करते हैं चीजें, वो तो डिजीज को समाप्त करने के लिए यूजफुल है और आपको उसमें डिजीज नजर आ रही है। इसका मतलब इस विचार में कोई वायरस बैक्टीरिया नहीं है, वो वायरस आपके दिमाग में घुस गया है। और वो वायरस जानते क्या है? वो वायरस है एम वायरस। वो एम वायरस क्या है? मैकॉले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी एंड मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी, जिन्होंने हमारे दिमागों में ये चीजें भर दी हैं कि जो बिल्कुल साफ साइंटिफिक वैज्ञानिक चीज है उसी को निगेटिव करके उन्होंने करने का प्रयास किया, और ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। मैं पहले भी इस विषय को मैंने कहा है, अगर आप चाहें तो एक KGB का एजेंट था, हिज नेम वाज यूरी बैजवेलेव, जो 1970 और 60 के दशक में भारत में पत्रकार बन के रहता था। उसने बाकायदा लिखा है कि एक एजेंडा था कि इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय करना है। तो क्या करना है? पहले कुछ मुद्दे क्रिएट करने हैं, चाहे वो वास्तविक हो अथवा न हो, और उनको लेकर समाज में एक असंतोष पैदा करना है, जिसके लिए उसने यूज किया फर्स्ट स्टेज जो 15 से 20 साल चलेगी, दैट विल बी कॉल्ड द स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन। जब आप डिमोरलाइज करने में सफल हो जाएंगे, यानी एक ऐसे मुद्दे जो थे ही नहीं, जिसका मैंने एक उदाहरण दिया आपको एकलव्य वाला, पूरी बात मत बताओ, आधी बात छुपा लो। फिर जब आप ये क्रिएट करने में सफल हो जाएं तो अब उसको लेकर आंदोलन खड़े करें जगह जगह। नाउ द सेकेंड स्टेज कम द स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। अब आंदोलनों के द्वारा समाज को अस्थिर करना शुरू करो। देन कम्स द थर्ड स्टेज। उसने कहा कि अब उन आंदोलनों को हिंसक संघर्ष में तब्दील कर दो सत्ता कैप्चर करने के लिए। एंड ही हैज यूज्ड द वर्ड, द थर्ड स्टेज वाज द स्टेज ऑफ रिवॉल्यूशन। एंड देन जब हिंसक संघर्ष के द्वारा सत्ता प्राप्त कर लो तो उसने कहा दैट इज द स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अगर आप चाहें तो आइडियोलॉजिकल सबवर्जन इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर कहा गया। इससे आप समझिए कि हमारे दिमागों में किस सीमा तक जाके भर दिया जाता है, और ये बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड फिनोमिना था जिसमें कि हमारे यहाँ की जो वास्तविकता थी उसको छुपाना और गलत चीज को हमारे दिमाग में प्लांट कर देना। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए अगर आपसे पूछना चाहूं कि आपसे कोई पूछे कि 200 साल पहले भारत की साक्षरता दर क्या थी, तो आप कहेंगे होगी 1-2%। बट फैक्ट ऑफ द मैटर है, मैं पहले इसीलिए महात्मा गांधी को कोट करता हूं। 1931 में महात्मा गांधी लंदन में गए जब गोलमेज सम्मेलन में, तो उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में एक लेक्चर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज अ ब्यूटीफुल ट्री 100 years बिफोर। 100 years मतलब 1929, 30 से 100 years बिफोर, यानी 1830 के आसपास, विच वॉज अपरूटेड एंड डिस्ट्रॉयड बाई ब्रिटिशर्स। इस बात को लेकर वहां कई वो जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो विचलित हो गए। आपने ऐसे कैसे कह दिया कि आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, हमें इस पे आप हमें फैक्ट दीजिए। तो गांधी जी ने बहुत सारे फैक्ट दिए, उससे वो संतुष्ट नहीं हुए। तो एक मिस्टर फिलिप हॉटॉक थे, उन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू लिया। गांधी जी ने बहुत से फैक्ट्स बताए, वो नहीं माने, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी जब गांधी जी यहाँ आ गए और वो यरवदा जेल में थे। तो गांधी जी ने जवाब में ये लिखा कि मिस्टर केटी शाह विल रिप्लाई टू यू। केटी शाह बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सदस्य भी रहे। अब केटी शाह ने रिपोर्ट कोट की जो ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ने ब्रिटिश गवर्नर के कहने पे बनाई थी। टॉमस मुनरो की रिपोर्ट मद्रास प्रेसिडेंसी की कहती है कि वहां साक्षरता दर 90 से 95% थी। और वो रिपोर्ट ऐसे नहीं है कि कोई एम्पिरिकल सर्वे है कि बैठ के एक सर्वे कर दिया गया, जैसे ये बिहार का सर्वे हो गया जिसमें मेट्रोलॉजी भी नहीं पता है, सैंपल साइज भी नहीं पता है, बस अचानक कह दिया गया। वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये आदेश दिया गया कि आपको एक एक गांव में जाके इस बात को इंश्योर करना है कि कितने लोग हैं, यानी कितने बच्चे हैं उसमें। तो किस स्कूल में 23 है, किसी में 39 है, किसी में 34 है। इस ढंग से पूरी संख्या बनाई गई। विलियम एडम्स की रिपोर्ट बंगाल प्रेसिडेंसी, वो कहती है कि बंगाल प्रेसिडेंसी में 80% के आसपास शिक्षा है, और छात्रों का जातिवार वर्णन देती है। छात्रों का नहीं, शिक्षकों का भी वर्णन है।
विलियम एडम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे ज्यादा शिक्षक दो जातियों के हैं, ब्राह्मण और कायस्थ। बट ये 40% है, 60% दूसरी जातियों से है, और उनमें उन जातियों के भी हैं जिन्हें आज शेड्यूल कास्ट माना जाता है। शेड्यूल कास्ट में सबसे लोएस्ट माना जाता है। उन जातियों के छात्रों की नहीं, शिक्षकों की संख्या किसमें लिखी है? रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में लिखी है। और ये रिपोर्ट किसने बनाई है? उस समय के गवर्नर्स ने बनाई है। ये रिपोर्ट कहां सबमिटेड है? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की कमेटी में 1812 में भी सबमिट की गई। और वो कहता है कि भारत के हर गांव में एक स्कूल है, और नोटेबल बात यह है कि गुरुकुल को स्कूल नहीं माना है। आप सोचिए कि ये शब्द, अब आप कहेंगे चलिए अगर हम इतने थे तो अचानक हम जीरो पे कैसे आ गए? तो जानते क्या हुआ? जैसे आज आप कल्पना करिए कि तालिबान आके कैप्चर कर ले भारत को, और वो कहे हिंदी और अंग्रेजी के पढ़े लिखे का मतलब पढ़ा लिखा नहीं, अरबी फारसी का मतलब पढ़ा लिखा, तो सडनली हमारी रेट ऑफ लिटरेसी जीरो पे आ जाएगी। अब आप कहेंगे ठीक है साहब, अब हम अपने स्कूलों में अरबी फारसी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो कहेगा ना ना ना, आज से सारे स्कूल डिरिगनाइज, अब हम स्कूल खोलेंगे। हम जो स्कूल खोलेंगे उसी की मान्यता होगी, और उसमें आपको यही भाषा पढ़नी पड़ेगी, तब आप साक्षर माने जाएंगे। तो फिर तो कई पीढ़ियां लगेंगी, धीरे धीरे स्कूल खुलेंगे, धीरे धीरे लोग। 1837 में जब मैकॉले ने शिक्षा नीति लाई, एग्जैक्टली यही हुआ हमारे साथ। सडनली संस्कृत और भारतीय भाषाएं जो पढ़ाई जाती थी, आज ये लैंग्वेज डी रिकग्नाइज, ऑल योर नॉलेज डी रिकग्नाइज। अब हम जो स्कूल खोलेंगे उसी की मान्यता होगी, और हम जिस भाषा में पढ़ाएंगे उसी में तुम लिटरेट माने जाओगे। और सोचिए ये षड्यंत्र भी कितना, ये मतलब एक प्लानिंग उनकी कितनी लंबी थी, षड्यंत्र कहें या प्लानिंग कहें। ये 1837 में खुलती है नई एजुकेशन पॉलिसी। भारत में यूनिवर्सिटीज कब बनी? 1855 में, 50 से 55 के, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। उसके बाद 1888 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। क्यों बनी? वो पीढ़ी जो जिसने स्कूल में एडमिशन लिया प्राइमरी में, वो 15 से 20 साल के बाद यूनिवर्सिटी में आएगी ना, तो आपने अपने हिसाब से एक पीढ़ी खड़ी की। अब वो 1855 में यूनिवर्सिटी बनी। कांग्रेस कब बनी? 1885 में, 30 साल बाद। क्यों? आज जो यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है 20-21 साल में होता है ना, 20-21 या 22-23 साल में, वो समाज में कमांडिंग पोजीशन में कब पहुंचता है? 50-55 के आसपास। जब वो 50, 55 या 60 के आसपास होता है तो समाज में निर्णायक भूमिका में होता है। तब उनका एक समूह बनाया गया, और ये सेफ्टी वॉल थ्योरी कही जाती है। यानी इस ढंग से एक लंबी प्लानिंग के तहत काम हुआ, और हमारी ज्ञान की परंपरा की इतनी चीजें छूट गई। नई एजुकेशन पॉलिसी में इसकी एक अलग व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। करने के लिए तो आप ये समझिए कि उस नॉलेज में, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा समय न लेते हुए। जैसे आजकल सब्जेक्ट के ग्रुप्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एक ग्रुप है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एक ग्रुप है, मुझे साइंस साइड के ग्रुप्स की ज़्यादा जानकारी है। तो ये मिलते जुलते सब होते हैं। हमारे यहाँ जानते क्या ग्रुप थे? हमारे यहाँ ये ग्रुप थे कि कृषि, पाक शास्त्र और आयुर्वेद। क्यों? कृषि वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो आपको ये बताती है कि कोई चीज कैसे उगाना है। अब पाक शास्त्र नाउ जब उगाना जान गए तो वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो बताएगी कि कैसे पकाना है। अब जब पकाना जान गए तो आयुर्वेद वो ब्रांच ऑफ नॉलेज आएगी जो ये बताएगी कि इसको कैसे मेडिसिनल यूज करना है। इसलिए हमारे खाने में मेडिसिनल यूज इतना हो जाता है कि हमारे यहां साइंस और कल्चर का सेपरेशन नहीं था। उन लोगों को समस्या आती, जैसे आपने कभी ध्यान दिया कि आप अरहर की दाल में हींग का तड़का लगाते हैं तो कहा जाता साहब हींग जो है वो तो डाइजेशन के लिए बेटर है, इसलिए हींग का तड़का लगाते हैं। तो पर ये जो काली उड़द की दाल होती है, जो जिसको दाल मखनी कहते हैं, उसमें हींग का तड़का क्यों नहीं लगाते? उसमें तो मक्खन डाल देते हैं। क्यों? अब आपको बात समझ में आई, उसके अंदर सेल्यूलोज है, तो वो तब बेटर एब्जॉर्ब होगा जब उसके साथ फैट जाएगा, तो वो भी बेटर एब्जॉर्ब होगा और फैट को भी बेटर एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए छोले के साथ, भटूरे छोले के साथ खाए जाएंगे और पूड़ी कद्दू के साथ खाई जाएगी। मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि इसको आप ये समझ लीजिए, मगर इसके बावजूद हमारे दिमागों में कैसा भर दिया जाता है कि साहब ये खाना भी वो बाहर से लाए, वो खाया। अरे जो खाना बदोश थे बाहर, उन्होंने हमें खाना बनाना सिखा दिया। इससे ज्यादा एब्सर्ड, वाहियात, इलॉजिकल बात नहीं हो सकती, और हमने मान भी लिया। जैसे मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं हमारी नॉलेज पर। आप सब लोग अगर कभी आगरा गए होंगे
ठीक। अगर आप आगरा गए हो तो ताजमहल को जब आप जाते हैं तो वो गाइड आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता है, कहता ताजमहल इतना बड़ा आर्किटेक्चर वंडर है, वो देखने में तो खूबसूरत है, वो तो अलग बात है, उसके नीचे जो उसका बेस है, उसकी जो नींव है, उसमें आबनूस की लकड़ी के बेस लगाए गए। आबनूस की लकड़ी का बेस इससे लगाया गया कि अभी जमुना में बाढ़ आ जाए तो बिकॉज ऑफ द वुडन बेस वो डूबेगा नहीं, वो तैरता रहेगा और बाढ़ को रिसीड करने के बाद आप उसको बचा सकते हैं। आबनूस की लकड़ी इसलिए यूज की गई कि आबनूस की लकड़ी एकमात्र ऐसी लकड़ी है जो पानी में भीगने के बाद पानी को सोख के वीक नहीं होती और स्ट्रांग हो जाती है। बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी थी। ये बताइए, ये रेगिस्तान में बाढ़ से बचने की टेक्नोलॉजी सीखी कैसे? भाई अगर उन्होंने बताया तो जहां पे पानी नहीं बरसता था बाढ़ से बचने की टेक्नोलॉजी उन्हें पता थी और उन्होंने हम पे आके हमको बताया और हमने मान लिया। प्रेम का स्मारक हमने वो मान लिया। एक मुगल बादशाह बताइए इसकी एक बीवी रही हो मगर एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम के सारे प्रतीक वही थे, हमने मान लिया। तो आप सोचिए, और इससे बड़ी बात क्या है, वो प्रेम का प्रतीक जब ये कहानी बताई जाती है कि जिन कारीगरों ने उसे बनाया सब हजारों कारीगरों के हाथ काट दिए गए, और वो कम्युनिस्ट जो कहते हैं हम सर्वहारा की बात करते हैं, हम श्रमिक वर्ग के अधिकारों की बात करते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं उस चीज को जिसमें उनके हाथ काट दिए गए। तो प्रेम का स्मारक या क्रूरता का स्मारक? सोचिए फैक्ट, और यही फैक्ट ये भी आपको बताया गया कि हाथ काट दिए गए, उसके बाद ये भी कहा गया साहब ये प्रेम का स्मारक है। शाहजहां के दर्जन भर बीवियां थी, उसके बावजूद एक प्रेम का स्मारक है। उसके हरम में 100 से ऊपर औरतें थी, उसके बाद वो प्रेम का स्मारक है। ये है एक एजेंडा। इसीलिए तो एक वो था और एक हमारे जमाने में देखिए, नई संसद भवन का निर्माण हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन श्रमिकों के ऊपर फूल बरसाए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हुआ, उन्होंने उन पर फूल बरसाए, उनके बीच में उनके साथ बैठ के फोटो खिंचाई। ये अंतर है हमारी सोच और उनकी सोच में। उसके बावजूद कहा गया कि वो सही और हम गलत थे। इसलिए आप ये समझिए, इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी पिछले 15 अगस्त को, ये 25 वर्ष का समय अमृतकाल का समय है। जब हम 75 वर्ष से 100 वर्ष पूर्ण करेंगे, इस अमृतकाल में उन्होंने 5 संकल्प कहे थे। एक, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, 2047 तक नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनानी है। दूसरा उन्होंने कहा गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। तीसरा है संस्कृति पर गौरव करना है। और चौथा उन्होंने ये कहा इसके लिए सबको प्रयास करना है। और 5वां है कि प्रयास सामूहिक करना है। ये जानते हैं ये लड़ाई सिंपल नहीं है। देखिए मैं बात कह रहा हूँ जिम्मेदारी से, किसी को आपत्ति भी हो सकती है। यह आज़ादी की लड़ाई से कम बड़ी लड़ाई नहीं है। आज़ादी की लड़ाई तो वो थी कि आप जेल में हैं, आपको पता है आप जेल में हैं और मुझे जेल से बाहर निकलने की जुगत करनी है। पर यह लड़ाई तो वो है कि आपको ड्रग्स दे दी गई है, आपके माइंड में हेलुसिनेशन पैदा कर दिया गया है। और ड्रग एडिक्ट को तो लगता है कि ड्रग ही मेरी जिंदगी है, वो उससे बियॉन्ड जाना नहीं चाहता। तो ये जो हमारे दिमाग में मैकॉले और मार्क्स की ड्रग्स दे दी गई हैं, इनसे बाहर निकलना और खासकर युवा पीढ़ी का बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं किसी को यहाँ पे, पहले एक बार विषय, हमारी युवा पीढ़ी बहुत कहती है हर बात तर्क से होनी चाहिए, एकदम लॉजिकल होना चाहिए। अगर भगवान की पूजा ऐसे होती है तो इस तरीके से क्यों नहीं होनी चाहिए? शिवलिंग के ऊपर पानी क्यों डाला जाता है, दूध क्यों डाला जाता है, भगवान ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, ये नीम की पत्ती चढ़ाने का, आम की पत्ती चढ़ाने का। मगर वही युवक कभी नहीं सोचता कि मुझे फटा हुआ कपड़ा क्यों पहनना है। वहां लॉजिक खत्म। यही है वो ड्रग्स, यही है वो मैकॉले और मार्क्स की ड्रग जिसे ध्यान रखना चाहिए। और मैं युवा पीढ़ी को एक और बात भी कहना चाहता हूँ, आजकल युवा पीढ़ी में प्यार मोहब्बत का बड़ा दौर है, फिर कहते हैं ब्रेकअप हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, इस षड्यंत्र से बचो। प्रेम में ब्रेकअप नहीं होता, सांसें ब्रेक हो जाती हैं मगर ब्रेकअप नहीं होता। अगर ब्रेकअप हो रहा है तो वो सिर्फ आकर्षण है, वो प्रेम नहीं है। उस झूठ और धोखे में मत पड़िए। अज्ञे की कविता है, वो मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वो रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा या प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। और इसीलिए आजकल
तो आदमी कहता है साहब हम अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इस वसीम बरेलवी का शेर है कि माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, पर तुझे भी तो वो एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता। और अब तो मर नहीं जाता, नहीं मार भी देता है, टुकड़े भी कर देता है और सूटकेस में भी बंद कर देता है। इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि देखिए, रामायण की कथा में जब रावण आया था सीता माता का हरण करने के लिए, तो राक्षस वेश में नहीं आया था, साधु के वेश में आया था। तो किसी भी चीज को फेस वैल्यू में मत लीजिए। तो मैं बच्चियों से कहना चाहूंगा, बिटिया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस रूप में कब रावण मिल जाए। और बच्चों से भी कहना चाहूंगा, लड़कों से भी, बहुत स्मार्ट अपने को मत समझिएगा कि मैं तो सब टैकल कर लेता हूं, मैं तो सब मैनेज कर लेता हूं। आप भी कहीं ना कहीं ऐसा कच्चा खा सकते हैं कि बिटवा इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस मोड़ पे सूप रखा मिल जाए। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अपने माता पिता, अपने गुरु, सबका सम्मान करिए। एक फैक्ट और बता देना चाहता हूं, अगर आप कहीं परिवार की संस्था तोड़ने के लिए ही सब कुछ हो रहा है, ये एक अगला षड्यंत्र है। तो मैंने पिछले षड्यंत्र बताया। इस समय आप देखते हैं ना कि हर एडवर्टीजमेंट में एक बच्चा जो है वो 8-9 साल का बच्चा या बच्ची अपने माँ बाप को ज्ञान दे रहा है। क्यों? फ्यूचर में परिवार को तोड़ना है। और परिवार के तोड़ने और परिवार के बचने से क्या होगा आप ये समझ लीजिए। सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, अमेरिका का जो सोशल सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन है, आज 50% लोग रह गए हैं जो वर्किंग है, 50% सोशल सिक्योरिटी पे है। अब 50% के बाद एक्सपोनेंशियल डिके होगा, यानी अब सोशल सिक्योरिटी पे आश्रित संख्या बढ़ती जाएगी, बूढ़ों की संख्या बढ़ती जाएगी, और युवक शादी नहीं करना, बच्चे नहीं पैदा करना, लिविंग रिलेशनशिप में रहना, मस्त होके रहना है। तो क्या होगा, जनरेशन की ग्रोथ डाउन होती चली जाएगी। तो एक एस्टीमेट के हिसाब से 25 से 30 साल में सोशल सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन जानते कितना हो सकता है? $60 ट्रिलियन, 3 टाइम्स द साइज ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। और उसका जो भावनात्मक पक्ष है तो अलग छोड़िए, फ्रस्ट्रेशन है भाई, इतना पैसा तो काहे जाके किसी भी स्कूल में गोली चला दे रहे हो भाई, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। इसलिए हमारे यहाँ बिल्कुल एक अलग है। हमारे यहाँ समाज का आदर्श क्या है? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, एक बात पे आप लोग और आश्वस्त रहिए, ये देवभूमि है, भारत को जगत गुरु बनना है, तो देवभूमि ने उसका एक संकेत पहले ही दे रखा है। ये बताइए, व्हाट्सएप फेसबुक सभी यूज करते हैं ना? थोड़ा बहुत। कौन है उसका चीफ? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ने खुद बोला था कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उससे कहा था कि कभी अगर जिंदगी में तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाए, तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी अंधेरे में घिर गई है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो भारत में जाना, नैनीताल जिले में एक कैंची आश्रम है, वहां के मंदिर में जाओगे, तुम्हें नई प्रेरणा मिलेगी। मार्क जुकरबर्ग ने कहा, नीम करोली बाबा के उस मंदिर में मैं आया और मैं हेलीकॉप्टर लेके आया और मेरा प्लान था कि 2 घंटे के बाद चले जाएंगे, पर मौसम खराब हो गया। और उत्तराखंड के लोग तो जानते हैं, मौसम खराब हो जाए तो कभी भी मौसम खराब हो सकता है पहाड़ी इलाके में, और फिर हेलीकॉप्टर नहीं टेक ऑफ कर पाएगा। तो उसने कहा मुझे 1.5 दिन रुकना पड़ गया, क्योंकि मौसम अगले दिन जाके आफ्टरनून में ठीक हुआ, और उस 1.5 दिन में मुझे एक अलग ऊर्जा मिली, और तब मैंने जाकर इस सृजन को आगे बढ़ाया। ये उसने प्रधानमंत्री जी से भी अपनी वार्ता में कही थी। इसका अर्थ क्या हो गया कि दुनिया की आज सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल नहीं, इन टर्म्स ऑफ परवेजिवनेस, अगर 82 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है तो उसमें लगभग सभी लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे। तो आप सोचिए कि व्हाट्सएप फेसबुक जो है उस व्यक्ति को प्रेरणा यहां से मिल रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में एक नए विहान की तरफ आगे बढ़ रहा है, और ये बात ऐसे ही नहीं है। आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, और महत्वपूर्ण बात क्या है, किसको पीछे छोड़ के बने? इंग्लैंड को पीछे छोड़ के। वो इंग्लैंड जिसने हम पे हुकूमत की। चर्चिल कहता था
कि अंग्रेजों का राज इसलिए जरूरी है कि हिंदुस्तानियों को राज करना नहीं आता। आज भगवान ने वो दिन दिखाया है कि तुम्हारे यहाँ इतनी उठापटक हुई है कि हिंदुस्तानी तुम्हें बता रहा राज कैसे करेगा। और ये दिवाली इस मामले में विश्व की पहली दिवाली थी, वैसे तो व्हाइट हाउस की भी लिस्ट में आ चुकी है, जब 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो यूके के प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहां का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नोशनली दिवाली नहीं मना रहा है, डिवोशनली दिवाली मना रहा है, क्योंकि कह रहा है कि मैं एक सनातनी हिंदू हूं और मेरी इसमें आस्था है। चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बन गए, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बन गए। और अगर आपने देखा हो, अगर आपने अखबार पढ़ा हो, कल ही भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 600 बिलियन के ऊपर पहुंच गया। और कल ही फिर मॉर्निंग कंसल्टेंट ने मोदी जी को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से सबसे ऊपर का सर्वोच्च स्थान दिया, 75-76% की रेटिंग के साथ। यानी अब ये भारत बदल रहा है, अब ये भारत का एक नया समय आ रहा है। और इसी समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम पार्लियामेंट में पारित हुआ, महिलाओं के संसद और विधानसभा में मार्ग आने का मार्ग प्रशस्त हुआ, चांद के अछूते कोने पे हम पहुंचे और उसका नाम क्या रखा, पॉइंट शिव शक्ति। यानी वहां पर भी शिव और शक्ति दोनों का एक समान स्थान। दुनिया में किसी सभ्यता, धर्म, संस्कृति में ईश्वर के तत्व में स्त्री को कोई स्थान नहीं। सिर्फ हमारे यहाँ है, जो कालिदास के कुमार संभव में कहा है कि दोनों कैसे मिलकर संसार की रचना करते हैं। वागार्थमि संप्रक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। मतलब वाक और अर्थ, जैसे कविता में शब्द और अर्थ मिलकर कविता की रचना करते हैं। अकेले अर्थ का कोई औचित्य नहीं है जब तक उसको शब्द के रूप में अभिव्यक्ति न मिले, और शब्द बेकार है यदि उसमें कोई अर्थ न हो। तो दोनों मिलकर, जैसे वैसे शंकर पार्वती में अर्धनारीश्वर स्वरूप मिलकर रचना करते हैं। अगर आप लोगों ने जो हिंदी साहित्य पढ़े होंगे तो निराला ने भी तो लगभग यही बात कही है ना, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। तो मैं इसलिए कह रहा हूं वो वहां पहुंचा और इस समय वो पारित हुआ, नई संसद भवन भी बनी और अब श्री राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भव्य राम मंदिर भी बनने जा रहा है। अब आप ये समझिए कि राम मंदिर क्यों बनने जा रहा था, इन सारी चीजों के साथ होना था, ऐसे थोड़ी होना था। लोग कहते थे कि आ गए, ये कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख जब आनी थी तब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी टॉप पे होना था, मैन्युफैक्चरिंग में भी टॉप पे होना था, इकोनॉमी में भी टॉप पे होना था, तब जाके समझ में आना था। इसलिए आप एकदम आश्वस्त रहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, भारत के ज्ञान का उदय हो चुका है, भारत के समय का उदय हो चुका है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यही समय है, सही समय है। बस हमें ये संभाल के रखना, हमें सही उपयोग करना है, आने वाले समय में सही दिशा में देश को ले जाना है। तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। हमें अपने बारे में कॉन्फिडेंस की कमी है। दुनिया में सब मानते हैं कि भारत ही के पास वो क्षमता है जो दुनिया को लीड करेगा। और आप देखिए, फिच ने लास्ट मंथ की जो रेटिंग दी है, हमारी ग्रोथ रेट 5.5% से बढ़ाकर 6.2 कर दी और चाइना की 5.2 से घटा के 4.5 कर दी। चाइना में रिसेशन आ रहा है, रिसेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कई जो डिफ्लेशन, विच इज नॉट कंसिडर्ड गुड थिंग। और इधर भारत G20 में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाला देश बन के उभरा हुआ है। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि डिफेंस के मामले में हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। हमने विमान वाहक युद्धपोत बनाया है, हम अर्थ की लोअर ऑर्बिट में सटीकता के साथ किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी भी पा चुके हैं। इस ढंग से भारत का एक नया स्वरूप उभर रहा है। और वो स्वरूप ये है जो हम विश्व को डोमिनेट करने के लिए नहीं उभर रहे हैं, हम विश्व को मोटिवेट करने के लिए उभर रहे हैं। जो आपको योग दिवस में भी नजर आता है, तो मैं अंत में सिर्फ ये कहूँगा कि इस नए भारत को समझिए। और इसका आधार क्या होगा? आधार वही होगा जिस विचार को कई बार सांप्रदायिक कह के लांछित किया जाता है। यह वही विचार है, वैदिक विज्ञान और उपनिषदों का ज्ञान। आप में से जो लोग फिजिक्स पढ़े होंगे उनको ये नाम जरूर, आपको पता है एटम बम का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उसमें विस्फोट के समय लिखा कि मुझे इसे देखकर भगवत गीता का वो वाक्य ध्यान आ रहा है,
जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सृजन हूं तो मैं ही विध्वंस भी। आप में से अगर किसी ने इरविन शॉडिंगर का नाम जरूर पढ़ा होगा, जिन्होंने भी फिजिक्स पढ़ी होगी। इरविन शॉडिंगर का वेव इक्वेशन हम पढ़ते हैं। उसने एक किताब लिखी व्हाट इज लाइफ, उसने पूरा एक चैप्टर उपनिषदों पे लिखा है। नील्स बोर ने किताब लिखी है जिसमें उसने लिखा है कि मैं उपनिषदों से प्रभावित होता था। वर्नर हाइजेनबर्ग का, जिसने अनसर्टेनिटी थ्योरी दी, कई जगहों पे उल्लेख है जिसमें उसने कहा कि मैंने वेदों के कॉन्सेप्ट से प्रेरणा ली। तो आप समझिए, नील्स बोर, इरविन शॉडिंगर, वर्नर हाइजेनबर्ग जैसे बड़े बड़े जो धुरंधर वैज्ञानिकों जिन्होंने इससे प्रेरणा ली। ऑर्थर शोपेनहावर, जिसने जर्मनी में जर्मन में उपनिषदों का अनुवाद किया, उसने जानते हैं तुमने क्या बोला? मैंने जो ये 40 वर्ष अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया है, यही मेरे जीवन की पूंजी है और यही मृत्यु की पूंजी होगी। इतना दूसरे देश के लिए कोई नहीं कहता। तो मैं अंत में अटल जी की उस कविता के उस छंद के साथ समाप्त करना चाहता हूं। वो ऐसे बीटेक फर्स्ट ईयर में याद की थी हमने। हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय है। उसका एक छंद है, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान मैंने दिखलाया, मुक्ति मार्ग मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे खड़े होकर के हम लोग अभिनंदन करें जोरदार तालियों के साथ।